डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं सेवारी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार स्वागत करता हूं। और जो हम पढ़ाई 2026 पीएससी को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको आयोगों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसमें बताया गया कि आयोगों को आप और डिटेल में समझाएं। तो जो हमारी यूनिट है 5वीं वाली संविधान की, उसमें आज हम संवैधानिक आयोगों को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन होता है या फिर किसी प्रकार की पढ़ाई से आप अपने आप को संबंध करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें जानकारी दे सकते हैं। और एक और बात कि इस चैनल को आप जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, उतने जल्दी हम इस पर ऑनलाइन क्लास लाएंगे। तब क्लास की वीडियो और टाइमिंग भी हम बढ़ा देंगे ताकि आपका कोर्स समय पर हो सके। तो हम चालू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये संविधान वाली यूनिट में हम चलते चलते इस टॉपिक पे आ गए हैं। और इस टॉपिक में जैसा कि लिख रहा है राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक। संवैधानिक शब्द हमने आज पकड़ लिया है। संवैधानिक से भी संविधान जितने भी आयोग हैं उसके बारे में हम आप विस्तार से चर्चा करने वाले। तो देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले निर्वाचन आयोग लिखा है, तो आज हम निर्वाचन आयोग का थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेंगे। इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपकी क्लास में इम्पोर्टेंट है। पहली बात, सबसे पहले जो निर्वाचन की प्रक्रिया भारत में चालू हुई, उसको माना जाता है 1892 के अधिनियम से। ऐसा अधिनियम जिसमें भारतीयों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चयन किया गया था। दूसरी बात, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन कब हुए, तो इसका आंसर है 1919 के अधिनियम के लिए जो इलेक्शन किए गए थे 1921 में, वो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे, जिसमें भारत की लगभग 10% आबादी ने अपने कर देने या प्रॉपर्टी के हिसाब से जो वोट देने के अधिकारी थे, उनको अंग्रेजों के शासन के तहत वोट डालने का अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद में संविधान में भाग 15 जोड़ा गया, में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया और निर्वाचन आयोग को गठित किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। एक प्रश्न हमसे ये भी पूछा गया कि क्या कोई महिला निर्वाचन आयुक्त भारत की बनी है? यहाँ बनी है। BS रामादेवी भारत की महिला निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। पहले यह निर्वाचन आयोग क्या एक सदस्यीय निकाय हुआ करता था। फिर एक दौर ऐसा आया राजीव गांधी जी के टाइम पे, जब उन्होंने मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये प्रक्रिया हुई थी 61वें संशोधन के द्वारा। 61वां संशोधन। अब इस संशोधन के बाद 1989 में निर्वाचन आयोग एक की बजाय 3 सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन उठा तो इसको रद्द कर दिया गया। फिर संसद के अधिनियम के द्वारा फिर से इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो आज की डेट में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जिसका जिक्र आपके संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया और संविधान में भी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन जब अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, तो इसके लिए प्रोसेस अलग कर रखी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर गवर्नमेंट को सलाह देता है कि निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जाए और गवर्नमेंट उस सलाह को एक्सेप्ट करती है, तो निर्वाचन आयुक्त जो अन्य हैं उनको हटा दिया जाएगा। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 329 तक है। हमें अब क्या आएगा कि इतनी डिटेल में आर्टिकल्स नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर क्वेश्चन की सेफ्टी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है।
325 आर्टिकल ये बोलता है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर जो इलेक्शन होंगे उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक 326 भी आपका इम्पोर्टेंट है, जिसमें वयस्क मत अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है, एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें 18 साल या उससे अधिक की आयु के मतदाता को हमने अपना मतदाता के रूप में स्वीकार किया, जो पहले 21 वर्ष की आयु हुआ करती थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का जिक्र भी किया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग का काम क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये सभी प्रकार के इलेक्शन, जिसमें लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, विधानसभा का, विधान परिषद का और बाई इलेक्शन, ये 7 प्रकार के इलेक्शन करवाता है। निर्वाचन सूची को तैयार करवाना, परिसीमन आयोग का गठन करना, चुनाव प्रक्रिया को आयोजित करना, अधिसूचना जारी होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लाना, ये सारे उसके काम हैं। अभी आप एक चीज और सुन रहे होंगे, SIR, जो कि बिहार से शुरू हुई है और अभी ये मध्य प्रदेश में भी जारी है। तो ये प्रक्रिया भी निर्वाचन आयोग के मातहत ही संचालित की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अलावा जब हमने 73वां और 74वां संशोधन लागू करा, तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप समझ लेना कि आर्टिकल 243 के ये राज्य निर्वाचन आयोग के लिए यूज होता है। इसके बाद में और भी कोई निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा तो आप बिल्कुल मुझे भेजें, मैं उसके लिए भी आपको तुरंत वीडियो में अगली में बताऊंगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये भी हमारा महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग है। इस संवैधानिक आयोग की विशेषता ये है कि ये भूतपूर्व पेपरों में इसके बिना कोई पेपर नहीं बना था। अब चूंकि आयोगों में से हमें 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में भी हमें मोटी मोटी जानकारी लेनी चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी ये है कि सबसे पहले भारत में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी वो इलाहाबाद में 1922 में संचालित की गई थी प्रयोग के तौर पे। फिर भारत और लंदन में भर्ती प्रक्रिया हो सके सिविल सेवकों की, इसके लिए एक विस्काउंट ली आयोग बनाया गया था और उस ली आयोग की रिकमेंडेशन पर 1919 के अधिनियम से सबसे पहले 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जहाँ से हमारी लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया चालू होती है। फिर इस लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में भी किया गया है। यहाँ पर मैंने संघ लोक सेवा आयोग बोला है, लेकिन साथ में एक और राज्य लोक सेवा आयोग, सब राज्यों के होते हैं, मध्य प्रदेश का भी है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रावधान है, सेवा आयोग के प्रावधान है, वो सेम ही होते हैं संवैधानिक तौर पर, मैंने MBBS किया है। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल 315 की बात करेंगे, में UPSC और अदर स्टेट यानी UPSC MPPS से मिल गया है, आपकी जानकारी के लिए इनका जिक्र होता है। 16 आर्टिकल के तहत अगर हम देखेंगे तो इसमें सदस्यों की एवं कार्यकाल के बारे में जिक्र किया जाता है। सदस्यों की नियुक्ति तो अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो सदस्यों की राष्ट्रपति के माध्यम से होगी, और राज्य लोक सेवा आयोग है तो सदस्यों की राज्यपाल के माध्यम से होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हटाने की प्रक्रिया चाहे MPPS की हो चाहे UPSC की, तो सेम होती है। इसके सदस्य या अध्यक्ष को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बात दायर करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है। तो ये आर्टिकल 316 इससे जुड़ा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग में जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष का, वो 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो जाए, और मध्य प्रदेश में ये 6 साल या 62 साल की आयु जो भी पहले हो जाए, उस तरीके से तय किया गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं 320 में इनके कार्य, क्योंकि मैं पूरा आर्टिकल को लेके चल रहा हूँ। कार्य क्या है, विज्ञापन जारी करने से लेके और भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक सारे काम लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा एक बात आती है कि इनको खर्च के लिए धन, ये 322 आर्टिकल के तहत
जिनको संचित निधि से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपको 2020 की प्री में मिल जाएगा। और इसके बाद आता है आर्टिकल 323, इसमें ये अपनी रिपोर्ट संदर्भित करते हैं। यदि संघ लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति को देगा, और राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल को देगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि यूपीएससी और एमपीपीएससी यानी अदर कोई भी स्टेट के जो प्रावधान है वो सेम है। लेकिन एक बात आप नोटिस करना, 2020 की प्री का फिर क्वेश्चन, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, ये संविधान के आधार पर नहीं बल्कि संसदीय अधिनियम के आधार पर गठित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। तो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में सिंपल बात है। पहली घटना यह है कि इस पद को 1919 के एक्ट के द्वारा सृजित किया गया था। संविधान में ये आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है, जिसमें से अगर हम 148 आर्टिकल की बात करेंगे तो ये एक हमें सीएजी के बारे में जानकारी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 149, इसमें सीएजी के कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं, जो कि आपका 2020 का क्वेश्चन था, कार्य एवं शक्तियां, और 19 का क्वेश्चन था। इसके बाद में 150 में इसके कार्य एवं दायित्व, सॉरी 150 में ये करा गया है कि राज्य और केंद्र में ये इस प्रकार अपने दायित्वों को निभाएगा। और 151 आर्टिकल इस बात के लिए है कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति, अगर रिपोर्ट केंद्र की है, और राज्यपाल यदि रिपोर्ट राज्य की है। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये एक अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र और राज्य दोनों में संचालित है, अर्थात राज्य में राज्य की कोई ऐसी संस्था होती नहीं, सिर्फ इसकी सहायता के लिए ही हम संस्थाओं के एक मालिका नियंत्रक का कार्यालय बना देते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम भी शानदार है। आर्टिकल 200 आयोग का प्रावधान है। हमसे अभी कुछ 2024 के पेपर में उन्होंने कोई 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा था, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि इसके आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो पहले नंबर पे इसके आयोग के अध्यक्ष केसी न्यू बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष। लेकिन अभी के लिए अपन इतना कर सकते हैं कि 16 वित्त आयोग हैं, तो हम 15वें का नाम याद रख सकते हैं, एनके सिंह। और जो 16वां गठित हुआ है नई रिपोर्ट देने के लिए 2025 से 30 के लिए, 2026 से 31 के लिए, उसके लिए अध्यक्ष बनाए गए अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी जो आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अरविंद पनगड़िया जी ये बनाए गए, तो अपना रिपोर्ट देंगे। 280 आर्टिकल तो इसका जिक्र है। इसके अलावा एक यहाँ पर और याद रखना कि एक राज्य का भी, राज्य फाइनेंस कमीशन है, एफसी लिख दिया मैंने इसको, और लेके 243 आई और 243 वाई। वाई नगर पालिका के लिए, और आई आपके लिए जो पंचायत के लिए उससे कम में रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि पहले मैंने आपको बताया था अनुसूचित जाति आयोग इकट्ठे हुआ करते थे, आज की 2003 में अलग कर दिया। जाति आयोग 3 आर्टिकल में कहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग 38 ये आपका जोड़ा गया है 89वें संशोधन के द्वारा, और अभी हाल में ही 102 का संशोधन अमेंडमेंट एक्ट में 138 के तहत ओबीसी आयोग जोड़ा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एससी एसटी और ओबीसी आयोग के जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जो उनके कार्य देखेंगे, वो लगभग आपको सेम मिलेंगे। एससी के काम, एससी कमीशन के काम एससी के लिए, एसटी कमीशन के काम एसटी के लिए, और ओबीसी कमीशन के काम ओबीसी के लिए होंगे।
बट काम सेम होंगे, बस वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं उस काम विशेष को करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो संवैधानिक आयोगों में जो आखिरी है तो 23 का के तहत हमने केट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है। के लिए भी क्वेश्चन आ चुका है। ये आपका 42वें संशोधन 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा गठित किया गया था। जब ये संविधान में प्रावधान जोड़ा गया, ये इसलिए जोड़ा गया था कि जो प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते हैं वो अपने आपस में जो भी उनके होते हैं जनता से और आपस के, उनको निपटाने के लिए हाई कोर्ट लेवल पर उनका एक जो आयोग गठित कर दिया गया, जिससे जो कोर्ट की प्रक्रिया है उनमें ज़्यादा लोड ना बढ़े। इस तरीके से ये काम संचालित कर रहे थे। लेकिन इनका गठन जो हुआ है सबसे पहले ये 1985 में किया गया था एक संसदीय अधिनियम से। तब से ये अपने काम निरंतर संचालित कर रहे हैं। तो इस तरह से आज आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने संवैधानिक आयोगों में सारे आयोगों के बारे में लगभग विस्तार से जानकारी दे दी है। आपका काम एक और बनता है कि सभी आयोगों के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, जैसे कि सीएजी के अध्यक्ष जो मुर्मू जी हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी हैं, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष अभी मनोज श्रीवास्तव जी हैं। ऐसे अध्यक्षों के नाम करंट इवेंट्स के नाम पर जरूर याद कर लें और आप निश्चिंत रहें कि जो संवैधानिक आयोग हैं इनमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनका अध्ययन करें। अगली क्लास मेरी संवैधानिक आयोग और साथ में ही जो भी अपने संवैधानिक आयोग हैं उनके लिए संबंधित होगी। धन्यवाद।